विद्वच्च दक्षताशीलं साङ्कचितनुशीलनं शिक्षकस्य गुणानीत गुणासक्त सचेतस्वत्वं प्रसन्नता। अर्थ सीखना, कुशलता, चरित्र, सहानुभूति, अध्ययन, चेतना और खुशी एक शिक्षक के साथ गुण है। धन्यवाद। हरिओम। सोनल, प्रज्ञा विवर्धन फावજો. ના મામી, આટલો હાર્ડ નહીં ફાવે. નેક્સ્ટ ટાઈમ આમ ટ્રાય કરી દઈશું. ओके. श्री प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र अस्य श्री प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र मंत्रस्य सनत कुमार ऋषिः स्वामी कार्तिकेयो देवता अनुष्टुप छन्दः मम सकल विद्या सिद्ध्यर्थं जपे विनियोगः। श्रीस्कंद उवाच योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारः सेनानी स्वामी शंकर संभवः गांगेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखीध्वजः तारकारी रुमापुत्रः क्रौचारिश्च षडाननः शब्द ब्रह्म समुद्रश्च सिद्ध सारस्वतो गुहः सनत कुमारो भगवान् भोग मोक्ष फलप्रदः शरजन्मा गणाधीश पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत सर्वागम प्रणेता च वाञ्छितार्थ प्रदर्शनः अष्टाविंशति नामानि मदीयानीति यः पठेत् प्रत्युषे श्रद्धया युक्तो मुको वाचस्पतिर्भवेत् महामन्त्रमयानीति मम नामानुकीर्तनं महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। श्री कार्तिकेयार्पणमस्तु। हरि ओम। धन्यवाद। सभी को हरिओम। गत सप्ताह का ग्रह पाठ जिसमें ग्रह और भाव के उप नक्षत्र स्वामी, नक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी सब ढूंढना था। आशा करता हूँ कि सभी ने वो ग्रह पाठ पूरा किया होगा। किया है क्या? उसमें कोई कठिनाई आ रही है? मैंने किया, लेकिन एक डाउट है, एक या दो डाउट है। गृह पाठ 3 में हाँ, जो ग्रह का राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, उपनक्षत्र स्वामी है ढूंढना है। उसमें जो राहु ग्रह का है उसका समय है, उसका अंश है 7:20 कला, और जो ये खत्म होता है मतलब वो एग्जैक्ट वही 7:20 है। तो कौन सा लेना वो समझ नहीं आता। यानी वृश्चिक 7 राशि समाप्त होके ऊपर 7 अंश है, यानी वृश्चिक में देखना पड़ेगा ना हमें। हाँ, मैं खोल रहा हूँ। हाँ, 7:20 कला है। तो जो यहाँ दिया है 100 मेरी कोष्टक में 150 नंबर में वो 7:20 को खत्म होता है, और 151 नंबर में 7:20 से शुरू होके 8 मतलब 7 अंश से शुरू होके 8 अंश 6 कला 40वीं कला तक खत्म होता है। तो यहाँ कौन सा लेने का? 150 जो 7:20 को खत्म होता है वो लेने का, कि 151 जो 7:20 को शुरू होता है वो लेने का? वो कंफ्यूजन है। ऐसा जब भी कंफ्यूजन आता है, किसी का माइक चालू है तो हो रहा है, अभी नहीं होगा। हाँ ठीक है। तो ऐसा जब भी गड़बड़ी ध्यान में आती है, गड़बड़ी अर्थात कंफ्यूजन होता है कि 7:20 पर वो समाप्त हो रहा है, नया शुरू हो रहा है और 7:20 ही दिया है, तो क्या करना। तो जिस समय पे हमें ये आशंका आई हो उस समय का तुरंत एलएसआरडी निकालना और उस एलएसआरडी में देख लेने का कि भाई ये अब अगर 150 का देखते हैं तो उसमें 7:20 पकड़ते हैं तो अंत में उप नक्षत्र स्वामी शनि आ रहा है, और अगर 151 का पकड़ते हैं तो उसका आरंभ में केतु आएगा, उप नक्षत्र स्वामी। तो एलएसआरडी में अगर शनि या केतु दोनों में से कोई भी आता है, या फिर शनि और केतु जिसके नक्षत्र में है वो ग्रह आता है, या फिर शनि और केतु जिसके राशि में है वो ग्रह आता है, तो उसमें पहले का जो होगा, यानी हमने देखा था लग्न को 100%, नक्षत्र को 75%, राशि को 50% और वार को 25%। तो 100% में जो कोई होगा उसको निश्चित कर देने का। अभी हम देखते हैं, चलो अभी का एलएसआरडी निकालते हैं। पंचांग निकालिए, आप ही ढूंढिए, आप सब लोग अभी का एलएसआरडी। अभी आज की तारीख है 19 अगस्त और समय है बराबर 9:09, यानी 21:09। अभी का एलएसआरडी निकालिए, पंचांग खोलिए। 19 अगस्त 21:09 और मुंबई। मिला?
21 हम्म, मीन लग्न आहे. मीन लग्न और चंद्र विशाखा नक्षत्र गुरु. हम्म, हाँ गुरु है और तुला और शुक्र. शुक्र और डे बुधवार क्या आया LSRD बताइए. गुरु गुरु शुक्र बुध. गुरु गुरु शुक्र बुध. अभी हमें चाहिए शनि या केतु, दोनों में से एक. तो ये दोनों भी इसमें नहीं है. अभी हमें हाँ। देखना है शनि किसके राशि में है. देखिए जरा. गुरु के. पेज नंबर 74, उसमें शनि देखिए क्या लिखा है, कौन सी राशि लिखी है. मीन. मीन है. सबको दिखाई दिया क्या पेज नंबर 74 पंचांग का. हम्म, उमा जी. हाँ मैंने तो पहले उसमें से ढूंढा, मोबाइल में ऐप में से किया था. अभी इसमें देख रही हूँ दिनांक 19 अगस्त का और समय. आप 19 मत देखिए, सिर्फ पहले उसमें शनि देखिए. पेज नंबर 74 पे शनि दिखाई दिया. शनि हाँ शनि के नीचे कौन सी राशि लिखी है. मीन. हाँ, और वो पूरे 15 दिन के लिए मीन राशि ही है, बदली ही नहीं है. दिखा. हाँ मीन राशि का स्वामी कौन. मीन राशि का स्वामी गुरु. मीन राशि का गुरु. हाँ गुरु है LSRD में. हाँ 2 बार है, वो लग्न भी 2 100% बार और है. 75%, हाँ दोनों के लिए है. हम्म तो अभी हमें क्या लेना चाहिए, शनि या केतु. शनि हाँ, यानी 150 नंबर का है वो लेना चाहिए. बिल्कुल सही तो उसका आएगा मंगल शनि बुध शनि. जी. मंगल शनि बुध शनि. शनि वक्री है तो ले सकते हैं ना. नक्षत्र स्वामी वक्री है तो नहीं ले सकते. अगर वो नियम आपने फिर से ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा. उसमें स्पष्ट लिखा है नक्षत्र स्वामी वक्री है तो उसे भूल जाओ, दूसरा ढूंढो. अभी हम कहाँ पर 2 सत्र अपने ग्रह पाठ के लिए गए हैं. अभी उसके पहले कौन सा विषय चल रहा था अपना, याद है कुछ. येत आपल्याला दुकान विकणे आहे त्यावेळेस आपण नियम घेतले होते. हाँ ते नियम राहिले. दशमाचा भाव लिहायचा होता आपल्याला, तो राहिलाय नियम. दुसरा नियम झाला, तिसरा नियम घ्यायचा आहे. 2 नियम सांगितले आपण. वो कौन से नियम लिखे जरा एक बार पढ़ के सुनाइए तो मैं आगे का करता हूँ, बताता हूँ फिर. मी मराठीत सांगू शकते. हाँ सगळ्यांना हा कळते. हा घर किंवा जमीन खरेदीचा नियम. चतुर्थाचा उपनक्षत्र स्वामी 4, 11, 12 यापैकी कोणत्याही एका भावाचा कार्यश असता स्वतःचे घर होते. तसेच उपनक्षत्र मंगळासोबत संबंध असणे आवश्यक आहे.
अर्थात चतुर्थ भावाचा उपनक्षत्र स्वामी मंगळाच्या राशीत किंवा मंगळाच्या उपनक्षत्रात किंवा मंगळाच्या उपनक्षत्र स्वामीत असणे आवश्यक आहे. दुसरा नियम, चतुर्थाचा उपनक्षत्र स्वामी 4, 11, 12 यापैकी कोणत्याही एका भावाचा कार्यश असता स्वतःचे घर होते. उपनक्षत्र स्वामी मंगळासोबत संबंध असावा. 2 आकडा, चतुर्थाचा उपनक्षत्र स्वामी मंगळाच्या राशीत मंगळाच्या उपनक्षत्रात किंवा मंगळाच्या नक्षत्रात असणे आवश्यक आहे. 4, 11, 12 या भावाचा कार्यश ग्रहांच्या दशा अंतर्दशा अंतर्गत ग्रह घर होते. दुसरा नियम, प्रश्नकुंडली चतुर्थ भावाचा उपनक्षत्र स्वामी वक्री असता तो ग्रह एक मार्गी होईपर्यंत थांबावे. परंतु प्रश्नकुंडली चतुर्थ भावाचा उपनक्षत्र स्वामी वक्री ग्रहाच्या नक्षत्रात असेल तर जातक इच्छित घर घेऊ शकत नाही. प्रश्न, जातक नवीन घरात केव्हा जाईल? यासाठी 3 भावाचा विचार करणे योग्य आहे. ज्या कोणाच्या ग्रहाची महादशा अंतर्दशा तृतीय भावाला कारक असतील त्या महादशा अंतर्दशामध्ये घर बदलू शकता किंवा जातक नवीन घरात प्रवेश करू शकतो. कार्यश पाहायला हवा. आणि प्रश्न काय आहे, दुकान विकणे आहे वा खरेदी करणे, कोणतीही स्थावर मालमत्ता विकण्यासाठी नियम सांगा. आता तुम्ही दशमाचा उपनक्षत्र स्वामी हे तेवढं सांगितलं, आपण थांबलो. ठीक आहे. आता अपन अब हम लोग जमीन या घर या दुकान यानी स्थावर मालमत्ता बेचने के विषय में जो नियम है वो देखेंगे. स्थावर मालमत्ता बिक्री, यह उसका हेडिंग देते हैं और एक एक नियम लिख लेते हैं. दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी, ये नियम क्रमांक कौन सा लिखे हम लोग? 3 लिखे थे हम लोग ने. ये पहले जो नियम थे वो मालमत्ता खरीदी के लिए थे. अभी ये जो है वो बिक्री के लिए है. अच्छा. हमें अगर हमारा घर दुकान या जमीन बेचनी है तो उसके लिए क्या नियम दिए हैं, वो नियम है. दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी मार्गी होना चाहिए तथा मार्गी ग्रह के नक्षत्र में होना चाहिए. स्वयं मार्गी और मार्गी ग्रह के नक्षत्र में होना चाहिए. साथ ही 10 या 5 या 6 इनमें से किसी एक भाव का कार्येश होगा तभी सौदा बनेगा. मेरे पास जो नियम लिखे हैं वो मराठी में है, मैं तत्काल उसका हिंदी में अनुवाद करके बता रहा हूँ. तो दूसरी बार बताऊंगा तो शायद शब्द रचना बदल सकती है, लेकिन भावार्थ वही रहेगा. दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी मार्गी होना चाहिए, साथ में मार्गी ग्रह के नक्षत्र में होना चाहिए और 10 या 5 या 6 इन में से किसी एक भाव का कार्येश होगा तभी सौदा होगा. और ये सौदा पूरा कब होगा? तो तृतीय स्थान का कार्य दशा अंतरदशा में यह सौदा पूरा होगा, क्योंकि 3 जो है वो चौथे घर का व्यय स्थान है. यानी हम जब तक वो जगह छोड़ते नहीं है तब तक वो सौदा पूरा नहीं होता है. और जगह कब छोड़ेंगे? तो चतुर्थ के व्यय स्थान, तीसरा जो भाव है वो चतुर्थ का व्यय स्थान है. तो तीसरे भाव का कार्येश जो भी दशा अंतरदशा होगी उसमें वह सौदा पूरा होगा, क्योंकि हमने वो जगह छोड़ी और जिसको बेची है उसने वो उसका जो पदेशन है वो ले लिया. हमने पदेशन छोड़ा और उसने ले लिया. तो अपने जन्म कुंडली में तृतीय भाव के दशा अंतरदशा में जब जहाँ कहीं भी तृतीय भाव का कार्य दशा अंतरदशा आएगी उसमें ये सौदा पूरा होगा. यानी नॉर्मली कैसे होता है कि कोई टोकन मनी देता है और वो सौदा पूरा होता है. वो धीरे धीरे पैसे आते हैं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने लग जाते हैं. तो ये सौदा पूरा कब तक होगा? तो ये तृतीय भाव की दशा अंतरदशा रहेगी, उस समय पे वो उसके पूरे पैसे आ गए, हमने जगह छोड़ दी और उसने वो जगह पर पदेशन ले लिया, तो ये सौदा पूरा हो गया.
अब हम देखते हैं कि यह जो भी व्यवहार हुआ है वो जातक के लिए लाभकारी है या हानिकारक है, ये कैसे ढूंढना। यानी सौदा तो कर दिया लेकिन मार्केट से बहुत पैसे कम मिले हैं या फिर मार्केट से ज्यादा मिले हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये सौदा उसके लिए लाभकारी होगा या नुकसानकारक होगा। तो उसके लिए जो नियम है, जब ये सौदा होता है उस समय का दशा स्वामी 2, 6 या 11 इन भावों का बलवान कार्येश होगा। ये सौदा होता है उस समय पर 2 या 6 या 11 इन भावों का बलवान कार्येश होगा, तो जातक को अच्छा लाभ होगा। परंतु दशा स्वामी 8 या 12 इन भावों का कार्येश होगा, परंतु दशा स्वामी 8 या 12 का 12वें भाव का कार्येश होगा, तो जातक को इस व्यवहार में हानि होगी। यहाँ 12 दोनों में है, 2 दशा समय पहले 2, 6 या 12 और दशा 8 या 12, तो 12 तो दोनों में है। हाँ 12 तो दोनों में है। यानी कैसा होता है कि मैं बताता हूँ आपको कि 12वां जो भाव है वो अब जातक के कुंडली के लिए व्यय स्थान है। कोई भी प्रॉपर्टी बेची जाती है तो वह ऐसा कहा जाता है कि कैश से भी प्रॉपर्टी अच्छी, क्योंकि उसका एप्रिसिएशन होता रहता है और कैश का एप्रिसिएशन नहीं होता है। तो वो जगह, फ्लैट या दुकान बेच दी तो एक तरह से एप्रिसिएशन का नुकसान हो गया है, इसलिए वो नुकसान कब होगा, जब वो बेचेगा। तो वो 12वां भाव बेचने के लिए आवश्यक है। परंतु अष्टम भाव साथ में आता है तो वह मनस्ताप दर्शाता है। मनस्ताप कब होगा, तो अगर उस सौदे में मुझे नुकसान हुआ तो। अगर 12वां भाव नहीं है बेचने के समय, तब भी वो थोड़ी कठिनाई होगी उसमें। ये देखो कैसा है कि मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि पहला जो नियम है वो जन्म लग्न कुंडली में दशम भाव का स्वामी 10, 5 या 6 इनका कार्येश होगा, तभी सौदा होगा। लेकिन नुकसान के लिए जो बताया है, फायदे के लिए जो बताया है, वो दशा स्वामी 2, 6, 11 का बलवान कार्येश और नुकसान के लिए 8 और 12 का बलवान कार्येश। आप जो बता रहे हैं वो दोनों तरफ है, वो खरीदी के लिए बता रहे हैं ना आप। वो 12 दोनों में है, वो कहाँ पर है उमा जी? नहीं, मुझे तो फिर यहाँ मेरी सुनने में गलती हो गई, मैंने 2, 6 या 12 सुना, या तो बोलने में गलती हो गई, मेरी सुनने में गलती हो गई 2, 6, 12 6 या नहीं, 2, 6 और 11 है, 12 2, नहीं। 6, 11 लाभ है। के लिए 11 है और हानि के लिए 8 और 12 है। 2, 6, 11 और हानि के लिए हाँ, तो मेरी 8 और गलती 12। हो गई होगी सुनने में। इसके लिए कोई कुंडली दिया था कि आपको बनाने के लिए? हाँ ये जो बरोबर, दिली ती कुंडली कन्या लग्नाची। कन्या लग्न है और रवि मकर में है क्या? हाँ रवि मकर वही में होगा। रवि मकरेत आहे, रवि मकरे, रवि गुरु, हाँ बराबर बनी है। रवि गुरु मकरे में है। घटित उदाहरण है, तारीख है 16 जनवरी 1985, 16 जनवरी 1985, 1985 और समय है शाम का 17 बजे यानी 5 बजे का है और स्थान है मुंबई। तो ये कुंडली देखकर हम लोग अभी ये जो नियम लगे हैं वो देखते हैं एक एक करके। इसमें आपने नक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी और उप नक्षत्र स्वामी भी निकाल के रखे होंगे। निकाले हैं क्या वो हाँ। कुंडली के? कन्या हाँ लग्न निकाले वाले है। हो सबसे पहली कुंडली होगी, मुझे लगता है वो दूसरी होगी, दूसरी या तीसरी होगी।
ठीक है, अभी हम ये जो नियम निकाले हैं वो इस कुंडली को लगा के देखते हैं। इसमें प्रश्न ऐसा ही है कि वो दुकान मेरी बेची जाएगी या नहीं। तो दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 10, 5 या 6 में से एक भी भाव का कार्यश है तो इच्छा पूर्ति होगी, यानी जातक की जगह बेची जाएगी। अब दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी क्या है? मिथुन है दशम भाव में। मिथुन 2156 निकाला है ना, देखिए। हाँ, वो कृष्णमूर्ति कुंडली में ना मिथुन हाँ, दशम भाव में 2156। हाँ, तो उसका उपनक्षत्र स्वामी निकाला है। मेरा जी दशम भाव का धनु 26-55 अभी तीसरा ग्रह पाठ का बात करें ना हम। नहीं, ये बहुत पहले का है, जिसका कन्या लग्न 23 अंश बा- 20 कला। 22 जुलाई का है ये। हाँ, 22 जुलाई का सत्र हुआ था उसका है। ओके, मेरे पास निकाला हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ढूंढिए जिसके कारण आपका अभ्यास होता रहे। उसका दशम जो भाव का है मिथुन मिथुन अ, 2156। हाँ, उसका बुध गुरु शनि, राशि स्वामी बुध, नक्षत्र गुरु, उपनक्षत्र स्वामी शनि और हाँ, उप उपनक्षत्र शनि ही आएगा। हमें उप में अभी में क्या नियम दिया है? दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी, तो उपनक्षत्र स्वामी शनि है और शनि कहाँ कार्यश होना चाहिए? 10, 5 और 6 इनमें से किसी एक का भी कार्यश है तो उसकी जगह बेची जाएगी। तो ये शनि कहाँ पर है देखिए कुंडली में? तृतीय स्थान वृश्चिक राशि, द्वितीय स्थान में है, दूसरे भाव में। तृतीय स्थान में है सर। नहीं, तृतीय स्थान में वो शादी जन्म लग्न कुंडली में, कृष्णमूर्ति हाँ, में द्वितीय में है। ओके बराबर। कृष्णमूर्ति में द्वितीय स्थान। हाँ, और शनि की राशि कहाँ पर है? मकर और कुंभ किस भाव में है? चौथे भाव में, पंचम भाव में। मकर पंचम भाव का शुरुआत पंचम भाव मकर से पंचम भाव में और कार्यश कुंभ निकालना, कार्यश भाव निकालना सिखाया है या वो बाकी है सीखना? बाकी है। मुझे तो यही याद है कार्यश भाव का। आवाज कट रही है। मेरा कार्यश प्रश्न भाव का ऐसा कुछ है ख्याल कि में नहीं आ रहा किसी है। भी ग्रह के मैं एक बार प्रश्न पूछ लेता हूँ फिर से कि प्रश्न ऐसा है कि ग्रहों के कार्यश भाव निकालना हमने सीखा है या बाकी है सीखना? मेरे ख्याल से तो बाकी है। अगर मैंने कोई मिस किया उसमें सीखा है तो मालूम नहीं। मीरा जी, ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ। सर्वप्रथम कुंडली में जिस ग्रह के विषय में हमें देखना है वो किस भाव में है वो लिखो। उस ग्रह के स्वामित्व वाली राशि जिस भाव में है वो भाव लिखिए। तो क्या भाव आएंगे? शनि के हाँ, स्वामित्व नंबर वाली राशि है नंबर सिखाया है, मकर और बराबर। कुंभ, वो 5वें और 6ठे भाव में है। देखो दिख रहा है? 2, 5 और 6 हो जाएगा शनि का। हाँ, तो हमें जमीन या जगह बेचने के लिए कौन से भाव चाहिए? 10, 5 और 6। बराबर, तो 5 और 6 मिल रहा है क्या? मिल रहे हैं। इसका अर्थ क्या हो गया कि जगह बेची जाएगी, ये निश्चित है। अब कब बेची जाएगी? ये उसके समझ में नहीं लिए आया कुछ। 2, 5, 6 कहाँ से आया? हाँ, शनि किस भाव में है जरा कुंडली में देखिए। शनि द्वितीय भाव में है। तो 2 लिखो वहां पर शनि के आगे। हाँ कुंडली के अंदर नहीं, आपके नोट में, नोटबुक हाँ, में नोट में। हाँ, शनि लिखो, उसके शनि। आगे 2 लिखो। हाँ लिखा? हाँ, हाँ, अभी शनि के स्वामित्व वाली राशि कौन सी है, क्या नाम है उनका? मकर और कुंभ। हाँ, अभी वो कुंडली में मकर और कुंभ किस भाव में है? पंचम भाव में और षष्ठ भाव में। हाँ, तो 2 के बाद कॉमा करिए, उसके बाद 5 लिखिए, उसके बाद कॉमा करिए और 6 लिखिए। हाँ तो ये 2, 5, 6 कहाँ से आया पता चला? हाँ, पता चला अभी।
हाँ, तो जमीन, जगह या दुकान बेची जाएगी, उसके लिए नियम क्या है? दशम भाव का उप नक्षत्र स्वामी 2, 5 और 6 का कार्यश होगा, 10, 5 और 6 का कार्यश होगा, तो जगह बेची जाएगी। तो यहाँ दशम भाव का उप नक्षत्र स्वामी शनि है, यह 5 और 6 का कार्यश है, इसलिए जगह बेची जाएगी, ऐसा हम उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि हमें वो नियम के अनुसार 5 और 6 मिल रहे हैं। मिले? उमा जी ठीक है? हाँ जी। हाँ, अब ये कब बेची जाएगी, उसके लिए समय निर्धारण के लिए हमें महादशा और अंतरदशा देखनी होगी। ये कुंडली निकाली है, उस समय पर शनि की महादशा है और बुध की अंतरदशा है। ये कैसे पता चला? पंचांग में देखना पड़ेगा। नहीं, आपकी ये कुंडली के लिए जो ग्रह लिख कर दिए हैं उसमें चंद्रमा देखिए, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उसकी महादशा और जिस उप नक्षत्र में होगा उसकी अंतरदशा। चंद्रमा दिख रहा है, चंद्रमा की 7 राशि पूरी हो गई है, 6 अंश 9 कला पर है, हाँ बराबर है। हाँ। इसका आपने नक्षत्र स्वामी और उप नक्षत्र स्वामी अगर निकाला होगा या नहीं निकाला है तो अभी निकाल लीजिए, तो वो और आएगा शनि और बुध। वृश्चिक का 8, 6 और 9। वृश्चिक राशि में आएगा ना ये? जी, और उसका 6 अंश में राशि स्वामी मंगल शनि बुध, यानी ये नक्षत्र स्वामी आएगा शनि और उप नक्षत्र स्वामी आएगा बुध। हाँ, इसलिए शनि की महादशा और बुध की अंतरदशा, क्योंकि महादशा और अंतरदशा का जो गणित है वो चंद्रमा के स्थिति के आधार पर ही निकाला जाता है। अब महादशा शनि और बुध की अंतरदशा क्यों है, पता चला उमा जी? हाँ, लेकिन मतलब ये है ही ऐसा समझने का कि चंद्र में ऐसा नहीं, नक्षत्र स्वामी ऐसा शनि ही होता है। नियम है। हाँ। यही नियम है, जब भी हम जन्म कुंडली, प्रश्न कुंडली का, देखो कैसा है कि उसका बहुत क्लिष्ट गणित है महादशा और अंतरदशा निकालने का, कि किस तारीख को आरंभ हुआ और किस तारीख को खत्म हुआ। ये चंद्रमा किस राशि में कितने अंश, कितने कला और कितने वी कला पर है, उसके ऊपर से ये गणित होता है। और ये गणित अभी सिखाने की आवश्यकता नहीं समझी है, क्योंकि यह सारा अभी कंप्यूटर कुंडली में हमें रेडीमेड मिलने वाला है, मिल रहा है, इसलिए गणित नहीं सिखाया। लेकिन नियम जो होता है महादशा और अंतरदशा ढूंढने का, वो चंद्र की स्थिति पर ही निर्भर करता है। तो जन्म के समय कौन सी महादशा और अंतरदशा है, ये कैसे ढूंढेंगे? तो जन्म के समय चंद्र जिस नक्षत्र का स्वामी, चंद्र जिस नक्षत्र में है और जिस उसका नक्षत्र स्वामी जो ग्रह है वो महादशा, और उप नक्षत्र स्वामी जो है वो अंतरदशा। ये सीधा नियम है, हमेशा चंद्रमा के ऊपर ही निर्भर करता है। तो अभी हम ये प्रश्न कुंडली के समय देख रहे हैं कि प्रश्न कुंडली के समय महादशा शनि की है और अंतरदशा बुध की है। तो महादशा और अंतरदशा ये दोनों भी 10 या 5 या 6 के कार्यश होंगे, उसी दशा महादशा में जमीन, घर या दुकान बेची जा सकती है। तो शनि महादशा है तो शनि 5 और 6 का कार्यश है, जो हमने अभी 2 मिनट पहले ही देखा था, क्योंकि शनि के स्वामित्व वाली राशि 5वें और 6ठे भाव में है, बराबर है उमा जी? हाँ जी। हाँ, इसका अर्थ ये हुआ कि शनि के महादशा में दुकान बेची जा सकती है। अभी अंतरदशा स्वामी देखते हैं। अंतरदशा स्वामी बुध है, बुध कहाँ पर है कुंडली में, जरा देखिए। तृतीय भाव में। तृतीय भाव में। हाँ, और बुध के स्वामित्व वाली राशि किस भाव में है? तो बुध की स्वामित्व वाली राशि, यानी ये 10 बाहर नहीं है। और 1। 10 और 1 यानी मेष और कन्या और मिथुन। मिथुन और ये कन्या। हाँ, हाँ, ये
आपका ग्रह पाठ यानी घर का अभ्यास नहीं होता, इसलिए बहुत समय लग जाता है। अन्यथा हाँ। बुध के स्वामित्व वाली राशि कौन सी, तो तुरंत जवाब आना चाहिए। मिथुन सी है? मिथुन है नवम भाव में है, मिथुन नवम भाव में है और कन्या प्रथम भाव में है। मिथुन नवम भाव में कैसे होगा? दशम दशम भाव में। उमा जी, मैंने नवम में लिखा है। नवम भाव तो वृषभ का है। नहीं, वो ऋषभ में मेष और ऋषभ दोनों लिखा है। ऋषभ अष्टम भाव नवम भाव की रेखा के नीचे लिखा है 2156। नहीं, आपने गलती किया है। मेष जो तो है लाइन के वो ऊपर आएगा। सप्तम और अष्टम भाव का जो रेशा है वहां पर मेष हाँ आएगा। हाँ, वो वहां ही लिखा है। और वृषभ जो है वो 8वें और 9वें भाव के रेशा पर, लेकिन वो 9वें भाव में होगा। हाँ, तो मैंने वो गलती किया है। और मिथुन जो है वो 9वें और 10वें भाव के रेशा पर होगा, लेकिन लिखना 10वें भाव में है। वो भी 2156। तो फिर हाँ कर्क भी जो है वो 11वें भाव में लिखना है। हाँ, 10वें और 11वें भाव के रेशा पर। मैंने एक एक सब नीचे लिखा है हाँ ठीक है, लेकिन 2256। अभी के लिए हम देख लेते हाँ। हैं तो बुध और तो के सिंह भी 12वें भाव में आएगा ना। जी जी, वो अभी आप बाद में घर पे जाके करते रहिएगा हाँ लेके। ठीक है। अभी हम ये प्रश्न के लिए ओके। सोचते हैं, तो मिथुन जो राशि है वो 10वें भाव में है, बराबर है। हाँ हाँ और विक्री के लिए हमें कौन से भाव चाहिए? 10, 5 और 6, बराबर है। हाँ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि महादशा स्वामी 5 और 6 का कार्येश है, इसलिए महादशा में होगा। और अंतरदशा स्वामी बुध है, बुध भी 10 का कार्येश है, 10वें भाव का, तो अर्थात बुध की भी अंतरदशा में हो जाएगा, बराबर है। हम्म। इसके साथ अभी हमें मंगल का संबंध है कि नहीं वो देखना है। तो मंगल का संबंध नहीं है तो भी ये काम नहीं होगा। तो अभी देखिए बुध जो है वो किसके नक्षत्र में है? बुध किसके नक्षत्र में है? यानी आपने ग्रह पाठ ठीक से किया नहीं सभी लोगों ने। यानी बुद्ध का नक्षत्र स्वामी यहाँ वो देखना है, अर्थात केतु। केतु। अभी मुझे बताइए कि केतु जो ग्रह है वो किस राशि में है, उसका राशि स्वामी कौन? शुक्र तुला राशि में है। नहीं, केतु वृश्चिक में है। 7 राशि पूरी कर दी है। वृश्चिक वृश्चिक वृश्चिक। राशि में है। वृश्चिक का स्वामी मंगल मंगल। मंगल हाँ, तुरंत होना चाहिए। तो यहाँ पर मंगल का भी संबंध लगता है। कैसे निकाला? तो अंतरदशा स्वामी जो है वो बुध है, बुध जो है वो केतु के नक्षत्र में है, और केतु जो है वो मंगल की राशि में है। तो यहाँ पर अंतरदशा स्वामी बुध दशमेश है, यानी 10वें भाव में उसकी राशि है, केतु के नक्षत्र में है, और केतु मंगल के राशि में है। तो यहाँ पर केतु जो है वो वृश्चिक राशि में होने से मंगल का संबंध आता है। साथ में मंगल जो है वो स्वयं 6ठे भाव में है। देखो कहां पर है मंगल? 6ठे भाव में। 6ठे भाव में है, यानी ये हम्म। दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी, महादशा स्वामी और यानी अंतरदशा स्वामी, ये सारे के सारे यह जमीन बेचने के लिए कार्येश है। इसमें कहीं पर भी अड़चन नहीं लग रही है। अब हमें विदशा स्वामी देखना होगा। विदशा स्वामी को कैसे निकालेंगे? तो चंद्र का नक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी, साथ में अभी उप नक्षत्र स्वामी ढूंढिए चंद्र का, तो हमें विदशा स्वामी मिलेगा। देखिए चार्ट में, देखिए चंद्र का विदशा रवि। स्वामी। उप नक्षत्र स्वामी रवि है। चंद्र वृश्चिक राशि में 6 अंश 9 कला।
तो उसका उप नक्षत्र स्वामी तो रवि आएगा ना। छह अंश 9 कला। आज 49। रवि स्वयं कहाँ पर है कुंडली में? देखिए चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव में। तो वो चतुर्थ भाव में है, तो वो हमें सौदा करने नहीं देगा, क्योंकि पंचम स्थान का वो व्यय स्थान है। बराबर। रवि 4/12 उसके बाद एक एक विदशा स्वामी देखते हैं, तो कौन है सबसे अधिक पोषक, जो यह व्यवहार जो है ये सौदा पूरा करने के लिए मदद करेगा। तो रवि के बाद दूसरा कौन आएगा वो देखिए। उसके बाद वो सब कहाँ पर कार्यश है, ये कार्यश कैसे निकालना, ये मुझे लगता है कि सिखाया था एक बार, या फिर नहीं अगर सिखाया तो ये आगे कैसे बढ़ेंगे हम। सिखाया था। नोट्स तो लिखे हैं सिखाया था क्या? लेकिन रवि के बाद कौन सा है उप नक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी? 6-20। रवि के बाद चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि। चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि। शुक्र, पंचम, रवि, चंद्र, मंगल, राहु। यहाँ मेरे पास जो नोट्स में लिखा है वो रवि के अंतरदशा में नहीं होगा, चंद्र की अंतरदशा में नहीं होगा, मंगल की भी नहीं होगा, और राहु की विदशा। राहु की विदशा क्यों लिखा है? तो राहु स्वयं वृषभ राशि में है, बराबर है। हाँ, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र, शुक्र पंचम में है, बराबर है। शुक्र कहाँ पर है कुंडली में? पंचम भावात. पंचम भाव में। हाँ, और उसके बाद जो लिखा है कि शुक्र पंचम भाव में है, और इसके कारण पंचम का विदशा स्वामी राहु पंचम असा कार्यश होतो। इसका अर्थ यह हुआ दशा स्वामी, अंतरदशा स्वामी और विदशा स्वामी यह जातक को जगह बेचने के लिए पोषक है, इसमें बेची जा सकती है। प्रश्न के समय कर्क लग्न उदित है,
प्रश्न कुंडली चंद्र लाभेश असून धनत आहे. चंद्र लाभ में है 2 में, द्वितीय चंद्र द्वितीय भाव में है ना. और चंद्र की राशि 11वें भाव में है. देखिए जरा फटाफट हम लोग ये आज कुंडली समाप्त करते हैं और अगले सप्ताह में ग्रहों के कारक भाव कैसे निकालना वह सीखेंगे अच्छे से. तो वो आगे चल के हमें समय कम लगेगा कोई भी कुंडली को उसका उत्तर ढूंढने के लिए. सबसे पहले हम देखते हैं कि दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि मिला है. शनि 5 और 6 का कार्यश है. इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी जगह को बेचने के लिए दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 10 या 5 या 6 का कारक होता है तो जगह बेची जाती है. यहाँ पर दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि है, इसके कारण यह जगह बेची जाएगी, ये निश्चित हो गया. अब इसके किस महादशा अंतरदशा में बेची जाएगी तो चंद्र की स्थिति के अनुसार उसका नक्षत्र स्वामी और उपनक्षत्र स्वामी देखा तो शनि की महादशा और बुध की अंतरदशा, इसमें जमीन बेची जाएगी. तो कैसे जाएगी तो शनि 5 और 6 का कार्यश है. बुध जो है वो स्वयं दशम भाव के दशम भाव का जो दशम भाव में जो राशि है उसका स्वामी बुध आता है, इसलिए वो दशम का कारक होता है. तो महादशा अंतरदशा तो हो गई. अभी हमें देखना होता है वो विदशा. विदशा के लिए जन्म के समय पर रवि की विदशा है. तो रवि तो स्वयं चतुर्थ स्थान में है, तो वो यह पंचम स्थान का व्यय स्थान होने के कारण वो रवि के विदशा में नहीं होगा. उसके बाद जो आने वाली है रवि चंद्र मंगल राहु की जो विदशा है तो राहु स्वयं वृषभ राशि में है. वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है. जो शुक्र जो है वो शुक्र जो है वो पंचम भाव में है, तो वो कारक हो जाता है. और मंगल का भी संबंध हमने देखा कि बुध जो है अंतरदशा स्वामी बुध स्वयं केतु के नक्षत्र में है और केतु मंगल के राशि में है और मंगल स्वयं छठे भाव में है. अर्थात यह जमीन कब बेची जाएगी, ये जगह कब बेची जाएगी तो शनि की महादशा, बुध की अंतरदशा और राहु की विदशा, इसमें जो तारीख लिख के रखी है वो है केतू या छायाग्रह रुलिंग मध्ये आहे. छायाग्रह इतर ग्रहांपेक्षा बलवान असून चंद्र मेषेत केतूच्या नक्षत्रात असताना केतू हा छायाग्रह रुलिंग मध्ये आहे. छायाग्रह इतर ग्रहांपेक्षा बलवान म्हणून चंद्र मेष राशीत केतूच्या नक्षत्रात असताना सोमवार तारीख 28 जानेवारी 1985 रोजी दुकान विकले जाईल असे सांगितले. व्यवहार फायदेशीर होईल का त्यासाठी दशा स्वामी पाहूया. दशा स्वामी शनी धनात आहे म्हणजेच दुसऱ्या भावात आहे. अंतरदशा स्वामी बुध केतूच्या नक्षत्रात असून केतू पण धनात आहे म्हणजे दुसऱ्या भावात आहे. अंतरदशा स्वामी राहू वृषभ या शुक्राच्या राशीत असून शुक्र धनेश आहे म्हणजे शुक्राची रास दुसऱ्या भावामध्ये आहे. म्हणून महादशा स्वामी, अंतरदशा स्वामी व विदशा स्वामी धनस्थानाशी संबंधित आहेत म्हणजेच जातकास सदर व्यवहारात नक्की फायदा होईल. सदर जातकाची जागा सांगितलेल्या तारखेस विकली गेली. व्यवहारात जातकास 10,000 रुपयाचा नफा झाला. समय अपना हो गया, 2 मिनट बचे हैं. अंतिम जो 5-10 मिनट का हुआ वो बहुत गति से हुआ है तो ठीक से ध्यान में नहीं आया होगा, मुझे कल्पना है. लेकिन इसका जो अंतिम जो 10 मिनट का है वो आगे फिर कभी अपना ग्रह पाठ का यानी तिथि अगर अपनी अनध्ययन तिथि आती है तो उसमें और एक बार हम इसका अभ्यास करेंगे. परंतु अगले बुधवार को ग्रहों के कार्येश भाव कैसे निकालना उसका फिर से एक बार लेते हैं. तो आज जितना समय लेगा उतना समय नहीं लगेगा और मैं संभवतः आज शाम को, आज रात को ही ग्रह पाठ के लिए कुंडली डाल देता हूँ. उस कुंडली में आपको लग्न कुंडली, कृष्णमूर्ति कुंडली और साथ में
ग्रह और भाव के उपनक्षत्र स्वामी, नक्षत्र स्वामी, उपनक्षत्र स्वामी और उप नक्षत्र स्वामी भी ढूंढ के रखने हैं। या अगले बुधवार के पहले वो तैयार रखिए। अगले बुधवार को वो ग्रह पाठ के लिए समय नहीं हम बिगाड़ेंगे, वो आपके पास तैयार होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा तो समय निकालना पड़ेगा। और एक बार वो ग्रहों की और राशियों के विषय का जो हुआ था वो भी एक बार पढ़ते रहिए, जिसके कारण शनि के स्वामित्व वाली राशि कौन सी, तो वो नोट्स खोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। गुरु के स्वामित्व वाली राशि कौन सी, तो उसके लिए नोट्स खोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो हमें कंठस्थ होना चाहिए। तो ये ध्यान में रखिए। और वैसा ठीक है। समय हो गया है, शांति मंत्र लेते हैं और आज का सत्र समाप्त करते हैं। कौन लेगा? सोनल बोल, सोनल। पूर्णमद का सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। हरिओम। हरि ओम। धन्यवाद।